हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस एकेडमी में। तो हमने अपने पहली क्लास की स्टार्ट करी थी जहाँ पे हमने सीखा था कि अकाउंट्स है क्या, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उसको यूज़ कौन कौन करता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ी। तो उसी की कंटिन्यूशन में हम अपनी सेकंड क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले उस फर्स्ट क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उसमें ना सारा का सारा हमने जो बेसिक्स बताया हुआ है उसी से रिलेटेड ही ये आगे की क्लास है। जो भी हम आज पढ़ेंगे, जो भी हम समझेंगे, जो भी करेंगे आज, वो सारा का सारा हमारा फर्स्ट क्लास से लिंक होगा। तो इसलिए वो फर्स्ट क्लास आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के क्लास की। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पहले पढ़ा था कि अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स एंड का मीनिंग पढ़ा था हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव। अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, अकाउंट्स के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ये जो है ना, ये सारा का सारा, ये सब, ये जो है सारे के सारे अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव है। ये सारा का सारा जो भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड है। अगर आपको वो ध्यान है तो ये आपका अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स के लिए सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, खर्चा करते हैं, वो सारा का सारा हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एक एक चीज रिकॉर्ड करेंगे तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम किस लिए करते हैं, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। किसकी, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका बिजनेस है कपड़ा बेचने का, खरीदने का, तो आप जो भी खर्चा करोगे, सेल करोगे, परचेज करोगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड करोगे ना। मान लो आप बाजार जाते हो अपनी मम्मी के साथ, मम्मी ने कुछ खरीदा तो आपने अपनी जेब में से 400-500 रुपए दे दिए, तो क्या उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्चा है। इसलिए जो भी सारी ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होती है वो कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हम सारी की सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड क्यों करते हैं, हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि सारी की सारी जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, सेल होगी, परचेज होगी, फिर उसके बाद एक्सपेंस होगा, वो सारा का सारा किस लिए होगा, ताकि साल के अंत में हमें पता लग सके कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। हमें एट द एंड हमें ये चाहिए ना कि हमारा लास्ट में प्रॉफिट या लॉस किस लिए हो रहा है। तो इसलिए कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए ही हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें रीजन पता लगता है, किसका रीजन, किसका पता लगेगा, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमें नेट प्रॉफिट और लॉस क्यों, अगर मान लो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी सेल्स ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा सेल होगी हमारा उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो हमें उससे एग्जैक्ट रीजन पता लगता है। अगर हमारे खर्चे ज्यादा है, खर्चे ही खर्चे हो जा रहे हैं, तो हमें लॉस होगा, ठीक है। अगर हमारी सेल्स ज्यादा है, खर्चे कम है, तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमें इससे एग्जैक्ट रीजन भी पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप ये समझो कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमने पूरे साल में कितनी सेल्स करी, हमने पूरे साल में कितनी परचेज करी, हमें किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो वो सारे का सारा जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। किस चीज के लिए, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब हमारा क्या है कि हमने हमें अपना बिजनेस बढ़ाया है या घटाया। मान लो कि हमने इस साल में सेल करी 1 लाख रुपए की, अगले साल में हमने सेल करी 2 लाख रुपए की, तो हम प्रोग्रेस देखते हैं ना, ठीक है। अब प्रोग्रेस जरूरी तो नहीं है सिर्फ सेल्स की होगी, हो सकता है कि हम अपना प्रॉफिट भी जाने। हमने मान लो कि 2021 में हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो हमने अगले 2022 में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। जो 2 लाख का जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ताकि हमें अपने बिजनेस की प्रोग्रेस का पता चल सके कि हम कितना कमा रहे हैं, साल दर साल हमने कितना इंक्रीज किया है अपने बिजनेस को, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। किस चीज के लिए? प्रिवेंट, रोकने के लिए और पकड़ने के लिए। या तो हमने कोई एरर किया है या फिर कोई फ्रॉड हुआ है। आपने सुने होंगे बड़े बड़े घोटाले होते हैं, मोदी वाला घोटाला आपने सुना होगा, वो देश छोड़ के भाग गया, ठीक है। नीरव मोदी का आपने सुना ही होगा, विजय माल्या का आपने सुना होगा। अब वो कैसे पकड़ में आता है? एरर और फ्रॉड। अगर उसने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एरर का और फ्रॉड का। एरर क्या है? मान लो आपने 10 जनों से सेल करी, 10 जनों को सेल करी, उसमें से आपने 9 का तो रिकॉर्ड कर लिया, एक का रिकॉर्ड नहीं करा। जो एक का रिकॉर्ड नहीं करा वो एरर है। अगर वो आपसे छूट गया तो आपसे रिकॉर्ड करना रह गया तो एरर है। अगर वो आपने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं करा तो वो फ्रॉड है, ठीक है। तो इसलिए हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो इसलिए भी मेंटेन करते हैं ताकि हमें एरर और फ्रॉड को पता लगा सके। नेक्स्ट क्या है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टीज को कैसे? जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कहता है यार तुम्हारी सेल कितनी है, इनकम कितनी है, ठीक है। वो तो पूछेगा ही तभी लोन देगा, उसके बिना तो वो लोन देगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं? इसलिए हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अब मैं बैंक जाता हूँ, मैं कहता है मुझे 3 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक कहता नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? मेरी 50 लाख रुपए की सेल्स है, आप मुझे उस बेस पे दो लोन। तो बैंक वाले कहते हैं हम मुंह जुबानी नहीं मानते, आप रिटर्न में लेके आओ। तो इसलिए क्या होता है? सारे के सारे जो भी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड होती है उसके बेस में एक समरी बनती है, समरी के बेस पे जो भी सारे डिटेल अकाउंट्स बनते हैं हम बैंक में देते हैं, ठीक है। इससे जिससे हमें वो लोन मिलने में आसानी हो जाती है। ये तो मैंने सिर्फ आपको सिर्फ बैंक का एग्जांपल दिया। जैसे हमें गवर्नमेंट्स को भी कई बार बताना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है, तो इसलिए भी हमारे क्या होते हैं? अकाउंट्स काम में आते हैं। ये सारे के सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन का। सेकंड हमें प्रॉफिट और लॉस जानना है। थर्ड क्या है? हमें एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, अगले साल प्रॉफिट हो रहा है तो अगले साल लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है, हमारी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, वो सब। फिर उसके बाद क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, हमने इस साल कितना कमाया, अगले साल कितना कमाया, प्रोग्रेस देखते हैं हमने कितना इंक्रीज किया अपने बिजनेस को। फिर उसके बाद है एरर और फ्रॉड पकड़ने के लिए, क्या एरर हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है, वो भी हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करके जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टीज को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे अकाउंट्स मेंटेन होंगे तभी हम अपने बिजनेस के बारे में किसी और को इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टाइप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? आपका अभी सिर्फ बेसिक है। आप जो भी पढ़ोगे अकाउंटिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ोगे? पहले वाला। कौन से वाला? सिर्फ ये जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें सिर्फ रोकड़े का लेन देन होता है। हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था अकाउंट्स है क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होती है? मनी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जिसमें हम सारा सेल परचेज ये सब रिकॉर्ड करते हैं, हमारी सेल कितनी हुई, हमारी परचेज कितनी हुई, ये सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। आपने कभी सुना होगा कि यार मुझे ना ये चीज बनाने में, एक कपड़ा बनाने में, एक शर्ट खरीदने में इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो 200 रुपये आती है। अब वो 200 रुपये कैसे निकलती है उसका हम यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको इसमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ भी फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट यूज करती है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? ये सब जो होता है जैसे एचआर के रिपोर्ट्स होते हैं, सैलरी वैलरी ये सब, ठीक है। सैलरी किसको कितना देना है, क्या देना है, वो सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए होता है, आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। जैसे मैनेजर को या मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ डिटेल्स चाहिए होती है, उसके लिए अलग पर्पस से यूज होता है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? ये भी आपको नहीं करना है, आपके सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेबल होता है। टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में हमें सरकार को देना होता है, जिसके अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, जिसको हम कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है ना, गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में लगाओगे,
जैसे आपने सुना होगा, जैसे हॉस्पिटल में डोनेशन दे दी, या फिर आश्रम में, वृद्धाश्रम में कहीं पे और डोनेशन दे दी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। आपके अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप इसमें डोनेट करोगे, हर साल एक्टिविटीज में दोगे ही दोगे। वो किसी भी चीज में हो सकता है, जो सोशल एक्टिविटीज होती है ना, उससे रिलेटेड कंपनीज को देना होता है, तो उसके लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वो इतना हैवी नहीं होता, इतना कुछ इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत ही अलग होता है। इस चीज को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हर एक कंपनीज को बनाना ही होता है अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा, कुछ प्रॉफिट, एक परसेंटेज डिफाइन कर रखी है सरकार ने, जिसका हमें देना ही देना होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये दो टॉपिक अभी हुए हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज मतलब फायदे क्या क्या होते हैं अकाउंट्स के, और उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है अकाउंटिंग का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, ये सारी की सारे जो इसमें है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे के सारे आप पढ़ चुके हो, बट इसे अलग से अलग थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। 11 के 11 उसके फायदे क्या हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहला, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में कैसे काम आता है ये? हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग में काम आता है। प्लानिंग में कैसे काम आता है? मान लो कि कंपनी ने इस साल 1 लाख रुपए सेल्स करी, 1 लाख यूनिट सेल करी। ठीक है, 1 लाख कपड़े सेल करे, 1 लाख शर्ट सेल करी। तो वो 1 लाख शर्ट जो सेल करी, कंपनी ने 1 लाख ही खरीदी थी। तो कंपनी के मैनेजमेंट को लगा कि यार मैं 1 लाख खरीद रहा हूँ तो 1 लाख ही बिक रही है। ठीक है, तो अगर मैं 1.5 लाख खरीदूंगा क्या, तो वो 1.5 लाख बिकेगी क्या, मेरी सेल्स इतनी अच्छी है, तो वो उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए कंपनी को प्लानिंग में भी काम आता है, क्या वो 1 लाख का 1.5 लाख को बेच सकता है। ठीक है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आता है? मान लो कंपनी एक शर्ट बेचती है 500 रुपए में। ठीक है, अब कंपनी की शर्ट बिक रही है, मार्केट अच्छी चल रही है, कंपनी ने शुरू में 500 रुपए की बेची। ठीक है, अब वो मार्केट कंपनी की अच्छी चल रही है कि उसका कपड़ा बिक रहा है, उसकी शर्ट्स बिक रही है, तो वो उसके डिसीजन में हेल्प करता है। क्या मैं ये 500 का 550 कर सकता हूँ? अगर कपड़ा अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं, तो क्या बुराई है। ठीक है, 500 का उसने 550 कर दिया। अगर नहीं बिक रहा होता, मान लो बिक नहीं रहा होता, यहाँ पे 1 लाख की जगह मान लो 90,000 बिकता। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, यार हो सकता है लोग प्राइस की वजह से नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो वो क्या करती है, हो सकता है वो 470 पे कर देती, कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। ये कंपनी को हेल्प करता है, किस लिए? डिसीजन मेकिंग में। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अब कंट्रोल क्या करता है? ठीक है, कंट्रोल किसी भी चीज से हो सकता है। मान लो कॉस्ट कपड़ा बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, उससे रिलेटेड। ठीक है, अब कंपनी का कपड़ा बिक ही नहीं रहा। ठीक है, 1 लाख है, कंपनी 1 लाख कपड़ा खरीदती है किसी और से, आगे बेचती है, कंपनी का बिकता ही नहीं है, 30,000 ही सिर्फ बिकता है। तो कंपनी क्या करेगी, क्या उसको अगली बार फिर से खरीदेगी? अब 1 लाख में से सिर्फ कितना बिका? 30,000 ही बिका, 70,000 अभी भी पड़ा है। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कंट्रोल करेगी कि मैं और ना खरीदूं, पहले मैं ये वाला बेचूं, फिर उसके बाद ही खरीदूं। ठीक है, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम आएगी, खरीदेंगे नहीं तो स्टॉक वेस्ट नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा, आग वही सेल होगा। तो कंपनी इस चीज पे भी कंट्रोल रखती है। वो कंट्रोल कैसे रख पाएगी? जब वो अकाउंट्स बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिपोर्ट्स। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी भी पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा है कि सिस्टमेटिक रिपोर्ट बनाती है, कंप्लीट रिपोर्ट बनाती है, हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमने पढ़ा है, किस लिए काम आता है? हमारे साल के अंत में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इस सब में काम आता है। अकाउंट्स क्या ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंट्स एक जाल है। ठीक है, सारी की सारी सेम चीजें हैं, बट वो अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल में किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है, हमारी सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, ये फिर से वही घूम फिर के इसमें फिर से आ गए। फिर क्या? अनेबल कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी मतलब कंपेयर करना। लाइक हमारा 2000, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी बताया मैंने आपको, 2021 में प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, 2022 में प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। तो दोनों साल में कंपेयर हुआ ना। मान लो कि इस साल सेल हुई मेरी 1 लाख रुपए की,
पिछले साल सेल हुई थी मेरी 50,000 रुपए की, तो दोनों साल को हम कंपेयर करेंगे। अगर वो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड कर रखा होगा, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रखी होगी, तभी तो हम पता लगा सकते हैं ना, तभी तो कंपेरेटिव स्टडी हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये भी हमने पढ़ा है, अभी मैंने आपको उसमें बताया था कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग कितनी होती है, उसमें टैक्स लायबिलिटी हमारा कितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा हमें सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है। वो इसलिए जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी हमारी टैक्स की लायबिलिटी निकल के आएगी। लायबिलिटी मतलब हम देनदार है, हमें देना है पैसा, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी, हमें पैसा देना है सरकार को टैक्स, वो सिर्फ तभी होता है जब वो प्रॉफिट निकल के आता है। ये आप बाद में पढ़ोगे, इसको आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए जो अकाउंट्स होता है वो टैक्स लायबिलिटी, टैक्स का अमाउंट निकालना भी काम आता है कि हमें सरकार को कितना पैसा देना है, ठीक है। एविडेंस इन लीगल मैटर, अब ये क्या चीज है यार, अब अकाउंट्स का और लीगल मैटर का क्या लेना देना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने सुना होगा ना रेड पड़ गई इनकम टैक्स वालों की, कभी सुना होगा, किसी के मुंह से सुना होगा कि रेड पड़ गई यार अकाउंट्स की, काला धन, ब्लैक मनी, ये सब सुना होगा, ठीक है। अब लीगल मैटर में क्या है, जब आपके पास पूरा का पूरा पक्का प्रूफ होगा, ठीक है। लीगल मैटर मतलब आपका केस लग गया, ठीक है, कोर्ट कहते हैं कि यार हमारे हिसाब से आपने जो सेल करी है कागजों के हिसाब से वो करी है 50 लाख रुपए की, ठीक है। ये लगा कंपनी पे केस, सरकार कहती है, कोर्ट कहता है कि आपने 50 लाख रुपए की सेल करी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने हमको टैक्स कम दिया है, आपने अपनी बुक्स में जो दिखा रखा है, आपने रिकॉर्ड कर रखा है वो 30 लाख का कर रखा है, ठीक है। तो आप उस चीज को प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। इसलिए जो भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रखी हैं, सब कुछ मेंटेन कर रखा है, बिल वगैरह जो है आपके पास, वो सब काम आते हैं इस चीज से बचने के लिए। इसलिए अकाउंट्स का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा भी है, ये लीगल मैटर में काम आता है ताकि आप आगे फंसो ना। सेकंड क्या है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब ये क्या, सेल ऑफ बिजनेस। मान लो आपका बिजनेस करने का मन नहीं है, ठीक है, आपने 1 साल बिजनेस किया, 2 साल बिजनेस किया, आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई यार, आप कहते हो कि अब आपको मान लो देश छोड़ के जाना है या कहीं और जाना है, आप कुछ और करना चाहते हो, ठीक है। तो आप कहते हो मैं अपना बिजनेस किसी को सेल कर देता हूँ, तो आप बिजनेस सेल करोगे, किसको करोगे, कितने में करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है कितने में करोगे। मान लो बिजनेस सेल करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है वो आपके पास रखा है, तो क्या आप अपना बिजनेस 1 लाख रुपए में सेल कर दोगे? नहीं ना। तो कितने में करोगे? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कब निकलेगी? जब आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। वैल्यू कैसे निकलती है? अब इसमें सीधा सीधा आप आईपीएल मैचेस देखते हो, सबकी बोली लगती है, ठीक है। बोली किसके लिए लगती है? जो अच्छा खेलता है प्लेयर। आप धोनी का नाम तो सुने ही होगा, सबसे कितना महंगा बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसका नाम है मार्केट में, वो अच्छा खेलता है, नाम है मार्केट में। अगर वो अच्छा नहीं खेलता तो क्या उसके इतने पैसों की बोली लगती है? उनकी करोड़ों करोड़ों रुपए में बोली लगती है। क्यों लगती है? तो कि वो अच्छा खेलता है, वो प्लेयर अच्छा है, नो डाउट। इंडिया का सबसे बेस्ट कैप्टन, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैप्टन, इंडिया का नहीं सॉरी, ठीक है। सेल ऑफ बिजनेस, उसकी इतनी वैल्यू है। इसी तरह से जब आप अपना बिजनेस सेल करते हो तो आपके बिजनेस की वैल्यू निकलती है। मान लो आपके बिजनेस का नाम मार्केट में, पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए आप जिसको भी सेल करोगे आप अपने नाम की वैल्यू भी सेल करोगे, प्लस में आप अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू निकल रही है वो भी उसको कैलकुलेट करके सेल करोगे। इसलिए अकाउंट जो है बिजनेस सेल करने के लिए भी काम में आता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, ठीक है। अब हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, लोन्स में कैसे काम आता है? अब ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते तो मैंने आपसे लोन का एग्जांपल लिया था, आपको लोन का एग्जांपल दिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि लोन लेने के लिए भी बैंकों से हमें अपने रिकॉर्ड देने पड़ते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमने सेल कितनी करी, जिसके बेस पे हमें लोन मिलता है। इसलिए जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं हमें देने होते हैं बैंकों में लोन लेने के लिए। इसलिए किस लिए काम आता है? लोन लेने के भी काम में आता है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में हमने इसमें बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, आपको सब समझ में आएगा कि एरर एंड फ्रॉड, एरर और फ्रॉड पकड़ने के लिए भी हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब ये क्या होता है? इसका अलग से चैप्टर है, ठीक है।
पार्टनरशिप अकाउंट्स का अलग से चैप्टर है जिसके बारे में पूरा का पूरा हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। मान लो आप बिजनेस करते हो, आप अकेले बिजनेस नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, कजन के साथ, किसी के साथ भी बिजनेस करते हो। अब बिजनेस करोगे किसी के साथ तो यार कहेगा नहीं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपको नहीं पता, वो कहेगा 20,000 मैं लूंगा, 40,000 मैं लूंगा, आप कहते हो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपका पार्टनर कहता नहीं यार 1 लाख का नहीं हुआ, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप में तू मैं होगी, झगड़े हो गए, एक दूसरे को मारपीट दिया, थाने में पहुंच गए, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। इसलिए जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, किसी और के साथ, तो पार्टनरशिप में आते हो एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होता है कि आप जब अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आपको पता होता है 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है यार, 50,000 तेरा, 50,000 मेरा, बात खत्म, ठीक है। 2 बंदे बिजनेस कर रहे हैं, 2 बंदे हो आप साथ में, ठीक है, पार्टनरशिप है, तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी काम आता है कि आपने 1 लाख, टोटल 1 लाख कमाया तो 50,000 मेरा है, 50,000 का हिस्सेदार मेरा भाई, दोस्त, जो भी है, भाई बंधु, जो भी कह लो, ठीक है, मारपीट नहीं करनी है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए किस लिए काम आता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी काम आता है। ये सारे के सारे एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंट है, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। इसलिए मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आप पहली क्लास जरूर देखें, उसके बाद आप सेकंड क्लास जरूर देखें, ठीक है। जब तक पहली नहीं देखेंगे तो दूसरी समझ में नहीं आएगी। ये सारा का सारा बेस है, ठीक है, और ये सारा का सारा जो है वो आपको बहुत काम आने वाला है, अगर आप हायर स्टडीज करते हो उसमें भी काम आने वाला है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अकाउंट्स के यूजर्स कौन कौन है, मतलब अकाउंट्स जो बने हैं, जिसे हमने मेंटेन किया है, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसको यूज कौन कौन करता है, ठीक है, और उसकी जरूरत क्यों होती है, यूज कौन कौन करता है और जरूरत क्यों होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। दो ही चीज हो सकती है, या तो हम खुद देखते हैं, हमारे अकाउंट्स में खुद देखते हैं, साल के अंत में पता लगाते हो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, मैं कौन हो गया, इंटरनल यूजर, ठीक है। अब मान लो मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, बैंक तो कहेगा ना कि यार हमारी पेमेंट करो, आप किस बेस पे हमारी पेमेंट वापस करोगे, तो बैंक क्या है हमारा, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी डिवाइडेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, अलग अलग पार्टीज होती हैं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे ये क्यों होता है, ठीक है। फर्स्ट इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर, और सेकंड हो गया मैनेजमेंट। अब आप कहोगे यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ओनर्स और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं भी +1 में था तो मुझे भी नहीं पता था यार ये दोनों सेम तो है, अकाउंटिंग के मालिक है, ठीक है, मैं अपने बिजनेस का मालिक मैं ही हूँ। मैं आपको बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं, ओनर्स और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे, अब मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप कितना बड़ा है, क्या वो सारा का सारा खुद हैंडल करता है, उसे लेना देना है, क्या चल रहा है फैक्ट्री में, काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे किससे लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना, ठीक है। ओनर, ओनर कौन है, मुकेश अंबानी, वो क्या कहेगा, मुझे भाई साल के अंत में बता दे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरी जेब में इतना रुपए आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ओनर तो यही कहेगा कि कितना पैसा आया मेरे पास, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का ही, मुकेश अंबानी के बिजनेस का, बहुत सारे बिजनेस है, पेट्रोल का बिजनेस है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस है, रिलायंस फ्रेश है, ग्रोसरी का बिजनेस है, अलग अलग चीज का बिजनेस है, क्या मुकेश अंबानी संभालेगा, नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा, मैनेजमेंट संभालेगी। फैक्ट्री के मैनेजमेंट के बंदे अलग होंगे, ठीक है, रिलायंस फ्रेश के बंदे अलग होंगे, उसके पेट्रोल पंप वाले बंदे अलग होंगे, वो कौन है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करती है, अब मैनेजमेंट जो अकाउंट्स का यूज करती है वो किस लिए करती है, यार मैंने तो पिछले साल 1 लाख रुपए की सेल करी थी, ठीक है। मैनेजमेंट कहेगी यार, अब मैनेजमेंट को 1 लाख की सेल करी थी, मैनेजमेंट को इसके ऊपर क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, अलग अलग बंदों को इंसेंटिव मिलता है। अब मान लो इतनी सेल करी 1 लाख रुपए की, अब कह रहे हैं जितनी ज्यादा सेल्स करोगे हम आपको उतना इंसेंटिव देंगे सैलरी के अलावा, ठीक है। मैनेजमेंट कहेगी यार पिछले साल 1 लाख की सेल हुई थी, अब मैं कोशिश करता हूँ 2 लाख रुपए की सेल कर दूं, ठीक है। अब सेल करने के लिए कंपनी को, मैनेजमेंट को पिछला अमाउंट पता होना चाहिए कितना था, ताकि हम उससे ज्यादा कर सके, इसलिए मैनेजमेंट को भी इसलिए यूज होता है अपने टारगेट पूरे करने के लिए भी, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिए। मान लो कैश कितना है, 1 लाख रुपए, इन हैंड भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ,
ठीक है। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमारे हैंड में कैश कितना है, हमारे बैंकों में पैसा कितना है, हम कौन सा पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। जो बड़े बड़े हैं, अब ओनर कौन, मुकेश अंबानी को कोई तो रिपोर्ट करता होगा ना, ठीक है। इसको कोई रिपोर्ट करता होगा, कौन करता है, मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट को सब कुछ पता होने के लिए अकाउंट्स का पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, हमारी सेल्स कितनी हुई है, हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास बैंक में पैसा कितना है, हमारी इस साल सेल कितनी हुई है, ठीक है। तो सारा का सारा मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, इस साल हमने कौन सा पेट्रोल पंप खोला, इस साल हमने कौन सा मॉल ओपन किया। तो सारा का सारा कौन है, मैनेजमेंट भी इसलिए अकाउंट्स का यूज करती है। इसलिए इंटरनल यूजर्स में पहला कौन, ओनर्स मुकेश अंबानी खुद, सेकंड कौन, मैनेजमेंट, मुकेश अंबानी के नीचे जो काम करते हैं मैनेजमेंट के बंदे वो। अब एक्सटर्नल यूजर्स, आप कहोगे यार एक्सटर्नल यूजर्स को क्या काम आ गया हमारे अकाउंट्स का, मेरा बिजनेस वो क्यों देखे, उसको क्या लेना देना मेरी सेल परचेज से, लेना देना है सबको नहीं, कुछ कुछ बंदों को। सबसे पहला आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये डिटेल स्टडी है आगे, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। आपके अपने बिजनेस में किसी और का पैसा भी कभी कभी लगा होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप बिजनेस कर रहे हो या किसी और ने पैसा लगा दिया, नहीं। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए है। आप 50,000 रुपए उधारे लोगे, ठीक है। 50,000 रुपए मान लो आपने मुझसे उधारे लिए, मैं देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बट आपने मान लो कि आप 50,000 रुपए आपने मुझसे उधारे लिए, तो आपने कहा कि यार जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझसे ले लेना। आपने सिर्फ इतना कहा, मैंने आपको उधार दे दिया। तो जब मैंने उधार दे दिया, मैं दे के भूल थोड़ी ना जाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, याद रखूंगा। आपका बिजनेस देखूंगा कि ग्रो कर रहा है, आप सेल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं आपके बिजनेस में क्या हूँ, एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। मैंने आपको पैसा दिया है, पैसा किस लिए दिया है, ताकि आप अपना बिजनेस चलाओ। इसी तरह इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज में पैसा लगाते हैं। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, सब इसी पे चलते हैं। इन्वेस्टर जो है कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिसके बदले में उनको पैसा मिलता है, रिटर्न मिलता है, ठीक है। वो कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स। अब ये यूज क्यों करेंगे, वो देखेंगे सही ना कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर्स को उतना फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है। सेकंड होता है गवर्नमेंट। अब यार गवर्नमेंट को क्या यूज आ पड़ी, गवर्नमेंट क्यों आती है बीच में, तो मैं बता दूं गवर्नमेंट इसलिए बीच में आती है, गवर्नमेंट को यूज इसलिए पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस कितना है, ताकि वो पैसा एड सके। पैसा मतलब टैक्स, इसलिए गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट्स देख सकती है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स और डेब्ट्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है, लाइक बैंक होते हैं, ठीक है। बैंक को हम पैसा क्यों देंगे, हम उनसे लोन लेंगे तो हम उसको पैसा देंगे। अब बैंक को क्या जरूरत आ पड़ी हमारे अकाउंट्स देखने की, सोचने वाली बात है। बैंक कहेगी यार तुमने पैसा तो ले लिया मुझसे, लोन तो ले लिया, अब मुझे ये तो बताओ कि तुम दोगे कैसे। तो इसलिए बैंक क्या करती है, बैंक देखती है हमारा सेल कितना हो रहा है, हमारी प्रॉफिट कितना हो रहा है, ताकि आप हमारा पैसा वापसी दे सको। क्या आप कैपेबल भी हो हमारा पैसा वापसी देने की, ठीक है। तो कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, क्या आप कैपेबल हो देने के लिए, क्या आपके पास उतना पैसा है। इसलिए बैंक्स क्या करता है, हमारे अकाउंट्स देखता है, हमारा प्रॉफिट चेक करता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट है, ताकि आप हमारा पैसा टाइम पे दे सको। अगर नहीं दे सकते तो वो बैंक अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। इसलिए अलग अलग पार्टीज होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, दो अलग अलग होते हैं जो अकाउंट्स का यूज करते हैं, अकाउंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे आज के टॉपिक। अगली क्लास में बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके जो पहले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पेंडिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। उसमें बहुत जरूरी टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंट्स और अकाउंटेंसी। ये बहुत काम आने वाला है आपके। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलें। आपको आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।